माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी क्लास पॉलिटी की है। चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 10th की चल रही है हमारी। 9th की तो कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 की आज हमारी क्लास है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हम आज जाति पे, धर्म पे और लैंगिक मसलों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले किस पे हम करेंगे? लैंगिक मसलों पे, क्योंकि किसी भी चीज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले किस बात पे डिस्कशन होती है? लैंगिक पे होती है, उसके बाद जाति पे और धर्म पे होती है। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं कि लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक मसले और राजनीति में क्या है, इस पे आज हम बात करते हैं कि लिंग आधारित श्रम विभाजन। लिंग आधारित श्रम विभाजन कैसे होता है? तो आप लोगों ने अपने आसपास या घर में ही काफी देखा होगा कि औरतों के लिए और पुरुषों के लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या है, काम को डिवाइड कर दिया गया है लोगों ने कि औरतें जो है, महिलाएं जो है कि घर का काम करेंगी, बच्चे संभालेंगे, घर के काम करेंगे जो भी होते हैं, और पुरुष क्या करेंगे? बाहर के काम करेंगे। इन्होंने डिवाइड कर दिया है, तो उसे क्या श्रम विभाजन कहते हैं, मतलब कामों का विभाजन करना। ठीक है, अब बात करते हैं नारीवाद आंदोलन। नारीवाद, जब इन औरतों को क्या है, पहले के जमाने में क्या था कि पहले जो औरतें थी उनको काफी कुछ हक नहीं दिया गया था। उनकी बातें, वो अपनी बातें नहीं कह सकते थे, अपनी मनमर्जी से कोई कपड़े कुछ भी नहीं कर सकते थे, उन्हें घर के भी काम करने पड़ते थे। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में चाहे शहरों में जो खेती करते हैं औरतें, वो क्या करती है, घर के काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती है, प्लस क्या है, जो खेतों के काम होते हैं उनमें भी जाके वो हेल्प करती हैं। बट और जो अगर वही काम अगर पुरुषों को करने के लिए कहें कि आप थोड़ा घर के काम, तो वो नहीं करते हैं। पर वही चीज घर के काम के लिए ही अगर पुरुषों को बाहर अगर पैसे मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा होटल में, ज्यादातर होटल में पुरुष ही काम करते हैं। फिर बात कर लेते हैं सिलाई बुनाई की। आप लोगों ज्यादातर दर्जी आप लोगों को पुरुष ही मिलेंगे, बट जहाँ पे उन लोगों को सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, वहां पे वो काम करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। वही चीज अगर घर में करना हो तो वो चीज नहीं करते हैं, और वो सिर्फ औरतों के हक में आ जाता है। ये चीज ना कामों को विभाजन करता है। इससे पता चलता है कि औरतों और मर्दों में मतलब लैंगिक मसले आ जाते हैं। ठीक है गाइस, अब ये सब चीजें औरतों ने देखी कि हमें ना वोट, पहले क्या था ना, वोट डालने का अधिकार था, औरतों को वोट भी नहीं डाल सकते थे। तो वो लोग क्या किए कि इन सब बातों से उन लोगों ने क्या किया, औरतों ने आंदोलन स्टार्ट किया। मतलब काफी सारी औरतें मिलकर एक आंदोलन स्टार्ट की कि हमें इस चीज का हक मिलता है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो उसी आंदोलन का नाम क्या, नारीवाद आंदोलन का नाम रखा गया। उन्होंने बहुत सारी औरतें इकट्ठा होकर अपने हक के लिए उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, आंदोलन किया, तो वही नारीवाद आंदोलन का नाम पड़ा। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं महिलाओं के साथ भेदभाव। आप लोगों ने देखा होगा काफी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। आप लोगों ने घर के काम में, हर चीज में भेदभाव देखा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी भेदभाव होते हैं। मतलब क्या होता है, अगर लड़कों को अगर पढ़ाना है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, काफी पेरेंट्स लड़कों को यहाँ से दूर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना मन है वो दूर भेज देते हैं। चाहे लड़का कैसा भी हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अगर और लड़कियां हैं, अगर वो जाना चाहे तो काफी पेरेंट्स उन्हें नहीं पढ़ने जाने देते कि नहीं, तुम गर्ल्स हो, इतना नहीं पढ़ सकती, तुम्हें क्या है, घर के काम काज ही करने हैं, तुम्हें चूल्हा चौका ही देखना है। निचली जाति में या जो छोटे परिवार की है, वहां पे देखिएगा तो और लड़कियों को 10th करवा देते हैं, वहीं तक, उसके बाद वो नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी शादी कर देते हैं। ज्यादा 10th 12th करवाएं, उसके बाद वो लोग शादी कर देते हैं, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, पढ़ने की फ्रीडम नहीं मिलती। इसी वजह से क्या है, औरतों की जो साक्षरता है 54% ही है। अभी तक तो यही है, इससे ज्यादा अगर कहीं बढ़ा होगा, बट बुक के हिसाब से 54% ही साक्षरता औरतों की है, महिलाओं की है। अगर उसके बाद प्रतिष्ठित नौकरियों में देखें तो उसमें भी कम अनुपात है। मतलब ज्यादातर नौकरियों में क्या है, औरतें नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता, पढ़ने के लिए फ्रीडम नहीं मिलता है, तो वहां पे जाएंगी कैसे, यहाँ तक कैसे पहुंच पाएंगी। फिर राजनीतिक में जनसंख्या प्रतिनिधि अनुपात, जो राजनीतिक जनसंख्या प्रतिनिधि है, जो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि संसद भवन में या जो राजनीतिक में औरतें बहुत कम है। वहाँ उनको वहां पे बहुत ही कम, 1/3 ही सीटें उनको दी जाती है, जिसमें औरतें बहुत ही कम है। 2014 में बढ़ाया गया था औरतों के लिए, उसके बाद नई बात उठी है। अगर वहां पे जो बातें रखी जाती हैं संसद में, वो क्या सिर्फ पुरुष रखते हैं। अगर वहां पे महिलाएं हो, महिलाएं अगर रहेंगी तो महिलाओं के पक्ष में बातें रखेंगी, तो महिलाओं के लिए ज्यादा काम करेंगी। बट इस चीज को बढ़ाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही कम ही लड़कियां रहती हैं। क्यों? क्योंकि
सभी अगर आप घर में देखें तो क्या है, हमें लड़के चाहिए, हमें वंश को बढ़ाने के लिए लड़के चाहिए। गर्ल्स को बहुत ही कम लोग अपनाना चाहते हैं। लड़के हुए तो हाँ ठीक है, काफी फैमिली में देखे होंगे आपने, मतलब फिल्म वगैरह में भी देखते होंगे, ऐसे रियल लाइफ में भी है ये बातें कि लड़कियां अगर जन्म ले लेती है तो काफी लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। काफी जगह देखने को मिलता है कि गर्ल्स को अगर वो जन्म ले ली तो वो फेंक देते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, अब सॉरी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के अगर बेबी नॉर्मल तरीके से होता है तो उसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं बॉयज है या गर्ल्स है। अगर गर्ल्स और बॉयज हुए तो उनका, अगर गर्ल्स हुआ तो उनके उसी टाइम वो लोग क्या करते हैं, उनकी डेथ करवा देते हैं, मतलब डीएनसी वगैरह करवा देते हैं, जिस वजह से क्या गर्ल्स जन्म नहीं ले पाती, बहुत ही ज्यादा अनुपात गिर चुका है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट फिर भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, जागरूकता करने की जरूरत है। इससे क्या है, लिंग अनुपात भी अभी बहुत ही ज्यादा कम है गर्ल्स की। अगर एक बात ही मानिए, अगर गर्ल्स नहीं रहेंगी तो आप लोगों का आगे वंश बढ़ेगा कैसे? अगर सभी सोचे कि नहीं सिर्फ हम बॉयज बॉयज ही रखेंगे तो ऐसा नहीं होता है ना, गर्ल्स जरूरी है ना। इसी वजह से हमें गर्ल्स को अपनाना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स अगर आप अच्छी तरीके से उसे पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें, तो वो आपका नाम रोशन जरूर करेंगी, वो अच्छे संस्कार पाएंगी और खुद पे खुद वो जॉब करेंगी, आपकी भी देखभाल करेंगी। अब हम बात करते हैं महिलाओं उत्पीड़न की घटना। आम बात है जो महिलाओं की उत्पीड़न घटना है क्या है, अगर आप कभी न्यूज़पेपर उठाइए या न्यूज ही देखिए टीवी पे भी, जैसे ही आप ऐसे न्यूज़पेपर उठाएं उससे पहला टॉपिक रहेगा किसी बात पे कि आज यहाँ पे उत्पीड़न हुआ गर्ल्स के साथ, यहाँ पे छेड़छाड़ हुआ। आप हाँ, बहुत मतलब रोज के न्यूज में देख सकते हैं। लेकिन इससे क्या, ये आम बातें बन चुकी हैं लोगों को। अरे बहुत ही ज्यादा जो क्रिटिकल मामला आ जाता है उसमें लोगों को ध्यान जाता है, लेकिन इस चीज को नॉर्मल, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि कोई भी लड़की है, किसी की भी बहन है, सिस्टर है, किसी की भी तो है ना। तो इस वजह से गर्ल्स को सेफ रखना चाहिए। अगर कोई भी लड़का अगर ये सोचने लगे कि हाँ वो भी मेरी ही बहन है, तो सारी गर्ल्स खुद पे खुद सेफ हो जाएंगी। ठीक है गाइस, महिला उत्पीड़न की घटना क्या है, आम बात हो चुकी है, अब तो ज्यादातर ही होता है। और उसके बाद भ्रूण हत्या का आप लोगों को पता चली गया, भ्रूण हत्या क्या है, ये नॉर्मल बातें भी हैं, हर जगह ये है कि जन्म लेने से पहले उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं महिलाओं के प्रति असमानता हटाने के उपाय। महिलाओं के प्रति जो असमानता है, मतलब भेदभाव है, उसे हम कैसे हटाएंगे? तो महिलाओं को जागरूकता, महिलाओं को क्या है, जागरूकता करनी चाहिए। महिलाओं को जागरूक करें कि अपने हक के लिए लड़े, अपनी हर एक चीज, मतलब उन्हें जो चाहिए, जितना उनका हक है उस चीज के लिए जागरूक करना चाहिए। शिक्षा पद्धति में सुधार, शिक्षा पद्धति में जो है वो मतलब पेरेंट्स गर्ल्स को जितना हक बॉयज को देते हैं पढ़ने के लिए, उतना ही हक गर्ल्स को भी दे, ताकि शिक्षा पद्धति में सुधार आ सके। ठीक है, उसके बाद केंद्र राज्य तथा स्वशासन में समुचित आरक्षण, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनमें क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण दे, ताकि उनकी सीटें ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि गर्ल्स आगे बढ़ सके। ठीक है, अगर देखिए एक बात बताइए, अगर शिक्षा पद्धति में सुधार आएगा, अगर पेरेंट्स हर लड़कियों को अगर पढ़ने के लिए फ्रीडम दे दे, जो पेरेंट्स से शादी करते हैं कि गर्ल्स की शादी कर देते हैं कि हाँ लड़का अच्छा होना चाहिए, अच्छी वेल एजुकेटेड होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अगर गर्ल्स आपकी पढ़ी लिखी रहेंगी तो खुद मतलब जॉब करेंगी, उनके खुद के पास वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगी, तो आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे खुद पे खुद कमा सकते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, अपनी बेटी को इस लेवल पे ले आइए कि वो दूसरों के सामने उतना हाथ ना बढ़ा सके किसी के सामने, क्योंकि इतना हम एजुकेशन दे देंगे कि ताकि वो घर है, परिवार है, उसका संभाल सके उसे। ठीक है गाइस, तो आगे हम बात करते हैं महिलाओं को संरक्षण। महिलाओं को क्या है, जो संविधान में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है या उत्पीड़न किया जाता है या कोई भी चीज है, उसके लिए जो संविधान में बहुत सारे हमें कानून दिए हुए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, वो कौन कौन से अनुच्छेद 14, 15, 16 तथा 19, ये क्या है, आरक्षण दिया हुआ है कि औरतों को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं, आप केस दर्ज कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। बहुत सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लिंग पर भेदभाव वर्जित। लिंग पर क्या है, भेदभाव वर्जित हो चुका है। भारत सरकार द्वारा नारीवाद, भारत सरकार द्वारा क्या है, नारीवाद खत्म करने के कदम। भारत सरकार क्या कर रही है, नारीवाद क्या है, खत्म करने के कदम उठा रही है, मतलब नारियों को जो हक है वो सब वो देती हैं।
ठीक है, उनके साथ जो भेदभाव होता है उसे खत्म करना चाहती हैं। जितना पुरुषों का हक है उतना ही महिलाओं को भी हक इक्वल लेवल पे, बराबर लेवल पे देने के ऊपर कदम उठा रही हैं। ठीक है, दहेज वर्जित, जो पेरेंट्स, काफी पेरेंट्स क्या है जो गरीब घर के होते हैं, वो अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत दिनों से पैसे इकट्ठा करती हैं। हाँ, लड़कियों की शादी करनी है, उसके लिए पैसे जमा करने हैं, उसमें क्या है, दहेज वर्जित कर दिया गया है कि लड़कियों से दहेज ना लिया जाए, जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे दहेज ना लिया जाए। ठीक है, परिवार में संपत्ति का बराबर हक। आप लोगों को पता है कि अगर आपके दो बेटे और एक बेटी है, या दो बेटी और एक बेटा है, तो पहले क्या था, सिर्फ बेटे को हक था कि जितना पेरेंट्स का जमीन है वो सारे बेटे को हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, अगर आपके पास दो बेटी है तो उसका भी उतना ही हक होगा जितना बेटे का है। अगर आपका जमीन है तो उसको 3 टुकड़े में कन्वर्ट किया जाएगा, तीनों को मिलेगा। अगर आप चाहें कि हम नहीं देना चाहते हैं बेटियों को, तो ऐसा नहीं है, सरकार के पास अगर वो जाके केस करती है तो सरकार उसी के हक में फैसला सुनाएगी। ठीक है, लेकिन काफी बेटियां ऐसी हैं कि अगर आप उस लेवल पे कर देते तो काफी बेटियां नहीं लेती है पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि अरे चलो मेरी पेरेंट्स शादी कर रहे हैं, हर चीज इतना खर्च कर रहे हैं, और जहाँ शादी कर रहे हैं वहां पे तो होगा ही, तो वो लड़कियों के ऊपर डिपेंड होता है। काफी लड़कियां नहीं लेती है पेरेंट्स से। ठीक है ना गाइस, लेकिन ये हक दिया गया है कि अगर आपको पेरेंट्स के जमीन जायदाद में अगर हक चाहिए तो आप वो इजीली ले सकते हैं। लेकिन ऐसा मतलब सभी नहीं करते हैं, ऐसा मतलब नहीं करते, काफी बेटियां नहीं करती हैं कि अपने जो ससुराल में इस लेवल पे उनके पेरेंट्स शादी कर देते हैं कि उन्हें किसी की चीज की कमी नहीं होती है। बट ये क्या है कि संविधान में लिखा हुआ है कि बेटे और बेटियां बराबर हक है, दोनों ये जमीन, पेरेंट्स के जमीन पर दोनों का हक है। अब हम बात करते हैं विशेष संरक्षण के लिए प्रशासनिक कक्ष। विशेष संरक्षण के लिए उनको क्या है, हर चीज के विशेष संरक्षण दिया गया है। अगर कोई चीज अगर वो हक से मांगना चाहे तो इजीली उन्हें अदालत जो है उनके बातों को सुनती है। देश में महिला सशक्तिकरण अभियान, देश में क्या है, महिलाएं सशक्तिकरण अभियान चलता है, मतलब महिलाओं को जागरूकता की जाती है, उनकी शक्ति। और गैर सरकारी महिला आयोग, और गैर सरकारी महिला आयोग मतलब उनको जो सरकारी महिलाएं हैं उनके आयोग भी बनाए गए हैं। राजनीतिक में आरक्षण, आप लोगों को पता है राजनीतिक में भी उन लोगों को आरक्षण दिया गया, उनके लिए, महिलाओं के लिए अलग ही सीटें हैं, उस पर दूसरे पुरुष नहीं बैठ सकते हैं, लड़ सकते हैं। शिक्षा के साथ अतिरिक्त शिक्षा, शिक्षा में भी के साथ भी अतिरिक्त शिक्षा, मतलब जितना शिक्षा दिया जाता है उससे ज्यादा शिक्षा देने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, पहले हमारा क्या है, लैंगिक मसले पे हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे किस पे, धर्म पे, धर्म का डिस्कशन करेंगे कि धर्म मतलब हमारे जो राजनीतिक मामले हैं या नॉर्मल जो एरिया है उसमें धर्म की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो धार्मिक विभाजन प्राय राजनीतिक में अभिव्यक्त होता है। जो धार्मिक विभाजन है, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो हमारे क्या है, राजनीतिक में भी अभिव्यक्त होता है। मतलब राजनीतिक में भी धर्म आता है कि अगर कोई बात हो, चाहे कोई पार्टी लड़ती है, तो धर्म पे अगर मान लीजिए धर्म की बात आए तो जो अलग पार्टी, हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, वो सभी क्या एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के अपने अपने धर्म के लिए बहस हो जाती है। आप लोग ये देखिएगा, एक शिया एक सुन्नी, ठीक है, लेकिन उन दोनों का क्या है, शिया और सुन्नी दोनों में नहीं बनती है, दोनों ही अलग अलग है, वो दोनों में बहसबाजी होती रहती है। ठीक है गाइस, अब क्या है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने कहा है धर्म को क्या है, राजनीतिक से अलग नहीं किया जाता है। जो अगर हम चाहें कि राजनीतिक मामले में धर्म ना आए तो ऐसा नहीं होता है। काफी लोग क्या है, जैसे पार्टियां जो लड़ती हैं काफी धर्म के ऊपर भी लड़ती हैं। उन्होंने क्या कहा है गांधी जी ने कि राजनीतिक जो धर्म में राजनीतिक है वो अलग नहीं है, अलग नहीं किया जा सकता उसे। ठीक है, उसके बाद सांप्रदायिक समूहों में मरने वाले अधिकतर अल्पसंख्यक हो ही हैं। सांप्रदायिक समूह जो होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी धर्म का, जैसे ही कोई भी धर्म मान लीजिए, 2 धर्म मान लेते हैं, एक धर्म में 100 लोग हैं, एक धर्म में 20 लोग हैं, तो क्या जो 100 धर्म वाले लोग हैं वो क्या 20 धर्म वाले लोगों को मार देंगे, क्योंकि 20 लोग 100 पे भारी नहीं पड़ सकते, ज्यादा क्या 100 वाले पड़ेंगे। तो इसी हिसाब से इन्हें मानवाधिकार में अल्पसंख्यक ही हैं, ये लोग क्या है, अल्पसंख्यक ही हैं, मानवाधिकार लोगों ने कहा है इससे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सभी धर्मों में पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। सभी धर्मों में क्या है, जो पारिवारिक कानून है, जैसे कुछ भी हुआ महिलाओं के साथ ज्यादा भेदभाव होता है। अरे ये इस धर्म की है, ये उस धर्म की, हम इस धर्म में शादी नहीं कर सकते, हम हिंदू में नहीं कर सकते, हम ईसाई में नहीं कर सकते। ये महिला आंदोलन ने कहा है कि ऐसी भेदभाव का सामना क्या है, महिलाओं को करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों को पिछली बात आपको पता है कि लैंगिक मसलों में बहुत सारी बातें हैं, उसमें महिलाएं नहीं बोलती हैं, काफी जगह थोड़ी बहुत बोलती है, काफी जगह तो चुप ही रहती है। लेकिन अगर धर्म का मामला आता है तो वो जरूर बोलती हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं धर्म का हो गया, राजनीतिक में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये 3 टॉपिक से हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है, तो जब किसी धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को इससे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जैसे कि कोई भी धर्म वाले है, जैसे कि मान लीजिए किसी एरिया में है कि हम अगर कहीं दूसरे ईसाई धर्म में जाते हैं तो वहाँ हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है। अगर वही हम इंडिया आते हैं तो इंडिया में हम कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे अगर जाते हैं तो वो क्या है, ईसाई धर्म वाले अपना हर एक चीज हम पे थोपते हैं कि हम ईसाई धर्म के, मतलब हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो क्या है, अपना धर्म जब लोग श्रेष्ठ मानने लगे उन दूसरों के धर्म से, तो वहां पे क्या सांप्रदायिकता आ जाती है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। और अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। इसके अनुसार एक समुदाय के लोगों को इससे समूह के वर्चस्व में रहना होगा या अलग राष्ट्र में। इससे क्या है, जब धर्म का मामला आ जाता है या तो उसके अंडर में ही रहना होता है, जो मतलब दूसरी जाति वाले कम है, मतलब जैसे कि हमारा इंडिया दूसरे देश में गए तो उसमें दूसरे जो कम उस एरिया का जो धर्म है उसी एरिया में आपको एडजस्ट करके रहना होगा, या नहीं तो आपको दूसरा राष्ट्र में रहना होगा सांप्रदायिकता में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांप्रदायिकता राजनीति के विभिन्न रूप। सांप्रदायिक राजनीति है, उसके विभिन्न मतलब अलग अलग रूप है। तो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, इसमें क्या है, कट्टरपंथी विचारधारा मतलब कट्टरपंथी मतलब क्या है कि लड़ाई झगड़े वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं। धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण, धार्मिक आधार पे भी एक दूसरे, आपने जैसे कि संसद भवन में भी देखा होगा कि बहसबाजी होती रहती है। अगर बहसबाजी नहीं होगी, किसी बात पे हंगामा नहीं होगा, तो अगर हंगामा होता है वहीं पे क्या है, सांप्रदायिकता आ जाता है। अगर जब तक हंगामा नहीं होगा तब तक धार्मिक आधार पर वहां पे क्या है, ध्रुवीकरण किया जाता है। मतलब हिंदू धर्म वाले ज्यादा बोलेंगे, हिंदू धर्म वाले अपने तरफ से बोल रहे हैं, मुस्लिम धर्म वाले अपने तरफ से बोल रहे हैं, ये बातें आ जाती है। अब प्रत्याशी धार्मिक आधार पर, जो प्रत्याशी होते हैं मतलब जो इलेक्शन के लिए लड़ते हैं, वो हिंदू जो धर्म होंगे और मुस्लिम जो धर्म होंगे, वो अपने अपने धर्म के हिसाब से बहस करेंगे, वो अपने अपने धर्म की बात रखेंगे। हिंदू हिंदू की बात रखेंगे, मुस्लिम मुस्लिम की बात रखेंगे। ठीक है, उसमें भी सांप्रदायिक प्रत्याशी धार्मिक आधार आ जाता है। अब हम सांप्रदायिक हिंसा खून खराबा, आपको पता है सांप्रदायिक में हिंसा खून खराबा मतलब कि कोई भी बहसबाजी होती है, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई मतलब हंगामा हुआ देश में, तो उसमें क्या लड़ाई झगड़ा आने लगते, खून खराबा होने लगते हैं। आप लोगों को पता है कि इंडिया गेट पे इतना लाल किला को तोड़ दिया गया था, बहुत ही ज्यादा मतलब हंगामा कर दिया गया था। राजनीतिक में गतिशीलता, राजनीति में क्या है, गतिशीलता तेजी हो जाती है, मतलब बहसबाजी तेजी हो जाती है। जब सांप्रदायिकता आता है तो उसमें बहस आप लोगों ने संसद में देखा होगा, बहस बहुत ज्यादा होने लगता है, तब सांप्रदायिकता आ जाती है। ठीक है, राजनीतिक खेमे का अलग अलग बंटवारा, जो राजनीतिक का जो खेमा है मतलब हर एक चीज का अलग अलग बंटवारा हो जाता है राजनीतिक का। मतलब कोई भी इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो वो अपने अलग लड़ रहे हैं, वो धर्म अलग लड़ रहा है, वो धर्म अलग लड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करें धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान लिखा गया था, तो उसमें क्या है, किसी भी धर्म को हमारे संविधान में, इंडिया के संविधान में किसी भी धर्म को अलग अलग नहीं माना गया है, सभी धर्म को बराबर इक्वल में माना गया है। सभी धर्म को क्या है, इक्वल माना गया है, किसी भी धर्म को अलग नहीं माना गया है कि हिंदू धर्म बेटर है या मुस्लिम धर्म उसके नीचे है। सभी धर्म की अपनी अपनी आजादी है। हिंदू धर्म यहाँ पे पूजा कर सकते, पाठ कर सकते, तो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पंजाबी, सिख जितनी है वो सभी अपने जो
वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अपने त्योहार मना सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। काफी सारे एरिया में देखिएगा तो जो एरिया है उसी हिसाब से वो वही धर्म मानते, दूसरे धर्म की उतनी वैल्यू नहीं देते। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना है। जो भारतीय राज्य है उसने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना है। ये नहीं कहा है कि हिंदू हमारा राष्ट्रीय धर्म है या मुस्लिम हमारा राष्ट्रीय धर्म है। इन्होंने सभी धर्मों को इक्वल माना है कि सभी धर्म बराबर है। ठीक है। अब संविधान के सभी को किसी धर्म का पालन करने के, प्रचार करने की आजादी है। संविधान में क्या है, किसी भी धर्म को और किसी भी धर्म का पालन करना, या मतलब मान लीजिए अगर हिंदू है तो उन पे ये बोझ नहीं डाला जाएगा, प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप हिंदू मुस्लिम जो जाति है या धर्म है उसे अपना नहीं सकते हैं, या उसकी पूजा नहीं कर सकते हैं, या मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, या फिर मुस्लिम को ये नहीं कहा जा सकता है कि आप हिंदू मंदिर में नहीं जा सकते हैं, आप पूजा नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सभी धर्म को मानने की आजादी है। ठीक है। अब धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। धर्म के आधार पर किसी का भी भेदभाव नहीं किया जाता है, ये कानून में निषेध है, मतलब गलत कहा गया है, मतलब इसके निषेध किया गया है इसका। ठीक है। अब धार्मिक समुदाय में समानता, शासन की धार्मिक मामलों में करने की आजादी है। जो धार्मिक समुदाय में समानता मतलब इक्वलिटी, बराबर क्या है, धार्मिक मामले में करने की आजादी है, मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, इसकी आजादी हमारे संविधान में दी गई है। ठीक है गाइस। चलिए फ्रेंड, हमने क्या है लैंगिक मसले पे डिस्कशन किया, जाति धर्म पे डिस्कशन किया। अब हम तीसरा क्या है, जाति पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को भी पता है कि धर्म हर जगह आता है, वैसे ही जाति, जब जहां धर्म आएगा वहां पे जाति आ जाती है। ठीक है गाइस। तो जाति और राजनीतिक में क्या है, इस पे अभी हम बात कर रहे हैं। तो जातिगत विभाजन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष है। जो जातिगत भेदभाव है उसमें क्या है, सकारात्मक भी है, सकारात्मक मतलब सही भी है और नहीं भी है, नकारात्मक मतलब गलत भी है, दोनों तरह के पक्ष हैं। ठीक है। वो कैसे सकारात्मक, कैसे किसी भी जाति को मतलब किसी भी जाति से अगर देख ले तो सही तरीके से भी है और नहीं गलत भी है। जातिगत विभाजन सिर्फ भारत में पाई जाती है। जातिगत विभाजन क्या है, सिर्फ भारत में पाई जाती है। जैसे कि आप मान लेते हैं कोई ऊंची जाति वाला है या कोई नीची जाति, मतलब मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, वो क्या ऊंची जाति में आ जाते हैं, और लोहार हो गए, हजाम हो गए, इन लोगों को क्या नीची जाति में। अब ब्राह्मण काफी लोग क्या है, पहले के जमाना में क्या था, मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। अरे वो नीची जाति क्या है, वो यहाँ नहीं खा सकता, यहाँ नहीं चल सकता, वहां नहीं चल सकता। काफी कुछ सुधार आए हैं। ये ज्यादातर क्या है भारत में ही पाया जाता है, सिर्फ क्या है भारत में पाए जाते हैं। ये पहले अफ्रीका में भी था बट अब नहीं है, अब ज्यादातर ये भारत में ही होते हैं। जनगणना में अन्य पिछड़ी जातियों की गणना नहीं होती है। जनगणना में क्या है, जो अन्य पिछड़ी जातियां थी पहले के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, 2004-5 में 41% ही थी, उनमें क्या है कि पिछड़ी जातियों की गणना नहीं होती थी। जो नीचे जाती हैं, जो सबसे ईडब्ल्यूएस इन लोगों की जाति है, उन लोगों की गणना नहीं की जाती है, लेकिन अब उन लोगों को क्या आरक्षण दिया जाता है। जाति व्यवस्था में अंतर्गत कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तथा कुछ को दबाकर रखा जाता था। जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, कुछ समूहों को तो लाभ की स्थिति, मतलब उनसे जब जरूरत है तो उनसे बात किए, काम किए, नहीं तो फिर उनको दबाकर, मतलब कि अपने मुट्ठी में रखते थे, मतलब अपनी बात मनवाते थे। अब ये देखते राजनीति में जाति, राजनीतिक में कैसे जाति आती है। तो किसी भी जाति का राजनीति में देख लो, अगर कहीं पे इलेक्शन होने वाला है तो वहां पे क्या है, मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, उस गांव में क्या है, कोई भी गांव ले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया, कोई भी गांव लीजिए, जैसे बिहार ही ले लिए। ठीक है, बिहार में एक गांव है जैसे कि महुआ, एक गांव, ठीक है, इसमें मान लीजिए अगर ब्राह्मण है, नीची जाति के लोग हैं, मान लीजिए नीची जाति, ब्राह्मण नहीं नीची जाति के मान लेते हैं, जैसे कोई भी जाति होगी, हम लोगों में ज्यादा है लोहार। तो क्या जो इलेक्शन होगा, जो वहां पे उम्मीदवार, जो सरकार क्या करेगी, मान लीजिए अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार क्या करेगी, यहाँ का जो यहाँ पे ज्यादा लोहार है, उस जाति में क्या है, सबसे ज्यादा लोहार पाए जाते हैं, ठीक ना। और दूसरी जाति मान लीजिए पंडित है,
पंडित कम है, तो लोहार को उम्मीदवार बनाएंगे ताकि जो जाति के हिसाब से जो जाति के लोग हैं, उसी जाति के लोग हैं, वो इन्हें ज्यादा वोट देंगे और वो जीत जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से राजनीति का खेल होता है। पार्टियों का चुनाव का उम्मीदवार का नाम चुनाव क्षेत्र के मतदान में की जातियां पर निश्चित की जाती है। चुनाव क्षेत्र के जो उम्मीदवारों का नाम क्या है, उनकी जातियों पे सुनिश्चित की जाती है, जो वहां की जो जाति रहेगी उसी हिसाब से। राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। राजनीतिक जो पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी सरकार, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या मायावती की सरकार हो, या अखिलेश सर की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मोदी सर जी या कोई भी, चाहे राजनाथ सिंह हो, सॉरी यूपी की सरकार हो, कोई भी सरकार क्या है, जाति के ऊपर उन्हें उकसाते हैं कि जिस जाति के ज्यादा लोग रहेंगे उस जाति से अगर उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो जाति जीत सकती है। अब क्या है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट वयस्क से निचली और छोटी मानी जाने वाली जातियों के चेतना पैदा होता है। जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, उसमें क्या है, जो व्यक्ति का एक वोट और आप लोगों को पता है एक आदमी का एक ही वोट है, वो निचली और छोटी जाति वाले का है, चेतना पैदा करता है, मतलब कि चिंता का दृश्य बनता है। अब हम बात करते हैं चुनावी जातियों का खेल वर्णन। चुनावी जो राजनीति है उसमें कैसे खेल होता है जातियों पे। तो पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए एक से ज्यादा जाति और समुदाय में का विश्वास प्राप्त हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जाति है, उसका क्या है, उस पार्टी को क्या है, एक ही जाति नहीं, मतलब जैसे हिंदू ही जाति का समर्थन प्राप्त नहीं है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, पंजाबी का भी है, उर्दू का, मतलब जो भी है उन काफी जातियों का समर्थन प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो, तो उसे जीतने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कोई पार्टी किसी एक के सभी लोगों का वोट नहीं पा सकती, कोई सभी लोग का वोट नहीं पा सकती, कोई भी एक पार्टी सभी लोगों का वोट नहीं पा सकती। जैसे कोई भी सरकार बनती है तो पूरी जो नागरिक है एक ही सरकार को तो वोट देती नहीं है, अलग अलग वोटें बढ़ जाती है। गाइस ये वीडियो ना थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, बट सारी बातें मैंने एक ही वीडियो में एडजस्ट कर दिया है, तो गाइस प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। किसी क्षेत्र के किसी जाति का प्रभुत्व होने पर अनेक पार्टियां उस क्षेत्र में उसी जाति के उम्मीदवारों का खड़ा करती है। मतलब हर जाति में अलग अलग, ज्यादा जहां पे जाति रहेंगी, एक जाति रहेंगी, उसी उम्मीदवार को खड़ा करके पार्टियां अपना चुनाव जीतती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सत्तारूढ़ दल सांसद और विधायकों की हार स्पष्ट दर्शाती है। इससे क्या है, सत्तारूढ़ दल और सांसद की विधायकों की हार स्पष्ट दर्शाती है, मतलब उसी जाति के उम्मीदवार खड़ा होंगे। अगर क्या है, उस जाति के अगर उम्मीदवारों को नहीं खड़ा करते हैं तो वहां पे सबकी हार निश्चित हो जाती है, क्योंकि जो जाति अरे हमारी जाति का नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करेगा, तो वो अलग अलग को वोट दे देंगे। जाति में कैसे राजनीति, स्वयं को बड़ा बनाने के लिए जातियां अपने से छोटी जातियों के साथ लाने की कोशिश करती है। स्वयं को बड़ा बनाने के लिए, मतलब खुद को बड़ा बनाने के लिए जातियां जो अपनी छोटी जाति के जो लोग हैं उन्हें अपने से बड़ा बनाती हैं। ठीक है, सत्ता के लिए अन्य जातियों के साथ होना, सत्ता में क्या है, अन्य जातियों के साथ होना राजनीति कहलाता है। मतलब सत्ता में देखते हैं ना, हर तरीके की जातियां रहती हैं, अलग और बिछड़, मतलब अलग अलग जातियों की भी रहती हैं। तो चलिए गाइस, इतना समझ में आ गया आपको, जाति धर्म और लैंगिक मसले। आपकी ये चैप्टर इतनी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी नॉलेज है मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें क्या है, आपके जो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसमें कवर हो जाएंगे, और जो थोड़े लंबे होंगे तो इसे थोड़ा थोड़ा डिटेल में कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और गाइस एक क्वेश्चन है कि अभी पंजाब में भी इलेक्शन होने वाला है, तो आप ये बताइएगा पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी है। ठीक है गाइस, तो आप टेलीग्राम चैनल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसमें आप ज्वाइन करके आप वहां पे जाके आंसर दे सकते हैं। वहां पे आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जाके टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि विधानसभा की सीटें कितनी है पंजाब में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।